सिमरन 23 साल की थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। दबी दबी आवाजों से ये पता चला था कि आत्महत्या का केस था। बहुत से लड़कों के साथ दोस्ती हुई थी पर किसी के भी साथ ज्यादा निभा नहीं पाई थी। बहुत दिनों तक उसका विश्वास किसी पर टिक नहीं पाता था। कोई कह रहा था, कितना डर लगता है आजकल के बच्चों की ऐसी हालत देखकर। इतने पढ़े लिखे माँ बाप, इतनी धन संपदा, फिर भी अपनी इकलौती संतान को संभाल नहीं पाए। किसी और ने जोड़ा, दरअसल सिमरन के माँ बाप सरिता और राकेश दोनों दिल्ली के निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे। राकेश ने मौलाना आजाद से MBBS किया था और सरिता ने रोहतक मेडिकल कॉलेज से। इसके बाद दोनों के माता पिता ने टाइम्स ऑफ इंडिया में विवाह के लिए विज्ञापन दे दिया था। दोनों डॉक्टर हैं। एक मुलाकात में विवाह तय करने के लिए काफी था। एक सप्ताह में दोनों का विवाह हो गया और वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले आए। दोनों कुछ वर्षों तक बहुत व्यस्त रहे। समय के साथ सरिता बच्चों की डॉक्टर बन गई और राकेश रेडियोलॉजिस्ट। दोनों वॉशिंगटन में सेटल हो गए। धन बरसने लगा और जब वे दोनों 33 के हुए, उनके जीवन में सिमरन आ गई। एक बच्चा काफी है, यह भी तय हो गया। सरिता सिमरन को बेबी सिटर के भरोसे छोड़ काम पर जाने लगी। सिमरन की बेबी सिटर सोफी यूक्रेन से थी। उसे बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, पर कलाओं में उसकी बहुत रुचि थी। उसने उसे कठपुतली के खेल से लेकर संगीत आदि सब सिखाना शुरू कर दिया। सिमरन टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती, परंतु जर्मन, लैटिन और रशियन भाषा के उसे कुछ गाने याद हो गए थे। राकेश और सरिता के लिए यह सब बकवास था। कलाओं में इतनी रुचि का अर्थ था भविष्य बर्बाद करना। सौभाग्य से उसे एक अच्छे डे केयर में स्थान मिल गया। सिमरन को सोफी की बहुत याद आती थी, पर वह समझ रही थी कि सिमरन से कुछ तो गलती हुई है, इसलिए उसे सोफी से दूर कर दिया गया है। वह 3 साल की थी और ये बात किसी से कह नहीं पा रही थी। रविवार का दिन था। किसी कारण से सोफी सरिता से मिलने आई। सिमरन का मन था कि वह भागकर उससे गले मिले, परंतु उसे डर था कि सरिता को कहीं ये गलत ना लगे। वो उसके आसपास प्राय चुपचाप ही रही। सोफी के जाते ही सरिता ने राकेश से कहा, सिमरन डे केयर में खुश है। आज सोफी को देखकर वो ज्यादा खुश भी नहीं हुई। अब उसकी अंग्रेजी भी ठीक हो रही है और धीरे धीरे वो फालतू से गाने भी भूल रही है। राकेश ये सुनकर भावुक हो उठा। उसने सिमरन को गोद में लेकर कहा, मेरी इंटेलिजेंट बेटी, एक दिन तुझे मां पापा दोनों से अधिक सफल होना है। फिर सरिता की ओर देखकर कहा, इसे मैं वो सब दूंगा जो हमें नहीं मिला। सारे ऐशो आराम इसके कदमों पर रख दूंगा। महारानी की तरह बड़ा करूंगा। सरिता सुनकर निहाल हो गई। सिमरन भी खुश थी। उसे लगा उससे जरूर कुछ अच्छा हुआ है। सिमरन को प्राइवेट स्कूल में डाला गया, परंतु यहां भी उसकी रुचि कलाओं में बनी रही। उसे कहानियां सुनाना, नृत्य करना यूं ही सहज आता गया। संगीत के अध्यापक को लगता कि वह जीवन में कुछ बन सकती है, परंतु बाकी विषयों में वह कुछ विशेष नहीं कर पा रही थी। सरिता और राकेश परेशान रहने लगे। अमेरिका में रहने की वजह से हाथ नहीं उठा पाते थे, पर अब शब्दों की बौछार कर देते थे। राकेश कहता, सड़क पर गा गा कर क्या भीख मांगोगी? सरिता कहती, मेरी तो नाक कटाएगी। परिवार में सब इससे आगे बढ़ जाएंगे और ये पीछे रह जाएगी। सिमरन सब भूलकर विज्ञान में रुचि लेने लगी, परंतु ना जाने क्यों उन पुस्तकों से उसे धीरे धीरे वितृष्णा होने लगी। उसे लगता वो इन्हें फाड़कर भाग जाए। एनुअल फंक्शन पर सिमरन ने गाना गाया तो उसके अध्यापक ने सरिता से कहा,
आपकी बेटी बहुत गुणी है, इसे एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजिए। वापसी पर राकेश ने कार में कहा, गोरों को क्या फर्क पड़ता है ऐसी राय देने में? इनके लिए तो पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत ही नहीं है। अमीर देश है, बस जो मन में है कर लो। पीछे बैठी सिमरन ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। अब उसे इन सब की आदत हो गई थी। परंतु अचानक सरिता ने कहा, डाल देते हैं ना एडवांस ट्रेनिंग में। वैसे भी डॉक्टर बनने के तो कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे। किस्मत होगी तो कहीं पहुंच जाएगी। सुनकर सिमरन का मन खिल उठा। उसने मन ही मन सोचा कि वो इतनी मेहनत करेगी कि माँ पापा को उस पर गर्व होगा। वह 12वीं में थी। उसके मित्र की बहन की शादी थी और वो चाहती थी कि सिमरन विवाह में गाना गाए, जिसकी पेमेंट भी उसे मिलेगी। पैसा कमाने का ये पहला अवसर था और इससे आगे के रास्ते खुलने की उम्मीद भी थी। उसने घर में बताना जरूरी नहीं समझा और हां कर दी। प्रैक्टिस के लिए वो स्कूल में ही देर तक रुक जाती। विवाह के दिन वह झूठ बोलकर घर से निकल गई। वह गिटार पर गाना गा रही थी और उसका मित्र पियानो बजा रहा था। लोगों को बहुत पसंद आ रहा था कि अचानक उसकी नजर अपने माँ बाप पर गई, जिनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वो वहीं रुक गई। गाना असंभव हो गया और वो वहां से भाग निकली। वहां से वो घर नहीं गई। यूं ही सड़क पर, बगीचे में, मॉल में यहां से वहां समय गुजारती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके माँ बाप वहां कैसे निमंत्रित थे और अब घर में उसे जो अपमान सहना पड़ेगा, वो सब सोचकर ही वो क्रोध से भर रही थी। देर रात तक उसके पापा उसे ढूंढते ढूंढते पार्क के उस कोने में आ पहुंचे जहां वो बैठी थी। घर चल, उन्होंने धीरे से कहा। वो चुपचाप आकर बैठ गई। वो दोनों कुछ देर चलती गाड़ी में चुपचाप बैठे रहे। फिर राकेश ने कहा, फोन कहाँ है तेरा? सिमरन ने जवाब नहीं दिया। खाना खाया? कोई जवाब नहीं। राकेश चुप हो गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी मां को दरवाजे पर पाया। रो रो कर उसकी मां की आंखें सूज गई थी। देखते ही सिमरन का पारा चढ़ गया। वो सीधे किचन में गई, फटे हाल भिखारी की तरह जो उसके हाथ लगा खा लिया और सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो गई। पूरे 12 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा सुबह के 4 बजे हैं। वो उठकर बाहर आ गई। देखा मां सोफे पर सोई है, यानी रात को पति पत्नी का झगड़ा हुआ होगा और झगड़े का मुख्य विषय मैं रही होंगी, उसने मन में सोचा। और ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट आ गई। उसने बार से विस्की निकाली और अपने लिए एक पैक बनाया। इस तरह अकेले एक पांव पर दूसरा पांव रखकर पीने से उसे एक अलग तरह की ताकत महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसे ये समझ आ रहा था कि अब उसकी उम्र अपने माँ बाप से डरने की नहीं रही, बल्कि वो यदि चाहे तो इन दोनों को छोड़कर जा सकती है। गाना गाकर वो अपने लिए थोड़ा कमा सकती है। उसके बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो सिटी सेंटर में जाकर गाती और उनसे मिले पैसों से शराब खरीदती। राकेश और सरिता समझ गए कि सिमरन उनसे दूर जा रही है। दोस्तों, रिश्तेदारों से वो अपनी व्यथा कहते, पर सिमरन के आवारा होते कदम रोकना मुश्किल था। सरिता सोचती, शायद मुझे उसके साथ घर रहना चाहिए था। राकेश सोचता, उसकी किस्मत ऐसी क्यों है। एक दिन राकेश और सरिता ने सिमरन से कहा, तुझे यदि संगीत इतना पसंद है तो क्यों नहीं किसी अच्छे स्कूल से शिक्षा ले लेती? तू जितना चाहे सीख सकती है। पहले तो सिमरन को गुस्सा आया कि ये दोनों मेरे पर एहसान जता रहे हैं। फिर उसे लगा क्यों ना संगीत को आगे बढ़ाया जाए। उसने न्यूयॉर्क में एडमिशन ले लिया। घर से जाते हुए वो इतनी खुश थी कि उसने माँ पापा से कहा, एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। राकेश और सरिता के मन का बोझ उतर गया। उन्हें लगा बस अब सब ठीक है।
परंतु सिमरन की जब कक्षाएं आरंभ हुई तो उसने देखा वहां पर कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। उसे लगने लगा वह माँ पापा को दिया अपना आश्वासन निभा नहीं पाएगी। उसकी ये हालत उसकी एक अध्यापिका ने देखी तो उसकी ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया। धीरे धीरे उसकी मनस्थिति बेहतर होती गई और वह परिश्रम करने लगी। जब कभी सबके सामने गाना होता तो वह मन में ठान लेती कि आज बहुत अच्छा गाऊंगी, वीडियो भेजकर माँ पापा को अपने टैलेंट से आश्चर्यचकित कर दूंगी। परंतु ना जाने क्यों जब वो स्टेज पर होती तो गाने के बीच ही अचानक उसे उनके तनावपूर्ण चेहरे नजर आने लगते और धीरे धीरे उसका गाना खराब होता जाता। अब वह रोज शराब पीती थी। उसके अंदर इतना खालीपन था कि उसके रिश्ते बनते बिगड़ते रहते थे। इस पूरी दुनिया में उसे कोई अपना नहीं लगता था। शुरू में लड़कों से दोस्ती, सेक्स, ये सब उसे अच्छा लग रहा था, परंतु धीरे धीरे वो भी उबाऊ हो गया था। राकेश ने उसको फिर से खड़ा करने के लिए एक ऑडिटोरियम बुक किया। सिमरन ने फिर अपने माँ पापा को नई ऊंचाइयां छूने का वचन दिया, परंतु कार्यक्रम पूरी तरह असफल रहा। ना विशेष श्रोता ही आए और ना ही सिमरन कुछ विशेष गा पाई। राकेश ने कहा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, फिर कोशिश करना। सरिता ने कहा, मुझे तो अच्छा लगा तुम्हारा गाना। सच पूछो तो पहली बार लगा मेरी बेटी में इतना टैलेंट है। सिमरन ये बातें सुनकर सहज हो गई और मेहनत करने के इरादे से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह सिमरन अपने कमरे से बाहर आ रही थी जब उसने सुना मां कह रही थी, भगवान सब कुछ तो नहीं देता ना, सारे सुख दिए पर संतान निकम्मी निकली। हमने तो सब करके देख लिया, अब जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। हम क्यों इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करें। राकेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। सिमरन उन्हीं कदमों से लौट गई। उसका क्रोध और अकेलापन इतना बढ़ गया कि उसने सुबह ही बोतल खोल ली। नशे में उसने अपनी नस काट ली और यूं ही उसे मौत आ गई। पुलिस की खोजबीन जारी थी। सरिता और राकेश की थेरेपी चल रही थी। वो धीरे धीरे समझ रहे थे उनका विवाह दो व्यक्तियों का नहीं, दो प्रोफेशनल्स का था। उन्होंने जीवन में ये प्रश्न कभी पूछा ही नहीं था कि मनुष्य होना क्या है और अगली पीढ़ी को यह प्रश्न कैसे संप्रेषित किया जाए। उनके जीवन की इस कमी का असर सीधे उनकी बेटी पर पड़ा था, जो अपने आप को ढूंढ रही थी और बिना किसी सहारे की थी।